ठीक, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये टॉपिक चल रहा है अपना। एक्सियल का मैंने करवा दिया, अब एक्सियल का मतलब अक्षीय वाला मैंने करवाया था ना, 2kp/r³। फॉर्मूला हमने ज्ञात किया था, याद है क्या? 2kp/r³। ये फॉर्मूला याद कर लो यार, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है एग्जाम में। E = 2kp/r³, ये फॉर्मूला याद कर लो, 2kp/r³। P का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, या मत बोलो, इलेक्ट्रिक डाइपोल तो एक सिस्टम का नाम है, डाइपोल मोमेंट, मोमेंट ही बोलो, या फिर ऐसे बोलो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलो, द्विध्रुव आघूर्ण, याद है ना? ये P क्या होता है पता है ना? द्विध्रुव आघूर्ण होता है। कैसे निकालोगे इसको? इसका भी फॉर्मूला होता है Q इंटू 2L, याद है क्या? Q इंटू 2L, ठीक है। और K तो क्या होता है आपको पता ही है, कांस्टेंट होता है, कूलाम्ब कांस्टेंट, कूलाम्ब नियतांक। इसकी वैल्यू फिक्स है निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए कितनी होती है? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम्ब स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। और आर क्या है? डिस्टेंस है। आर क्या है? डिस्टेंस है। कहां से कहां तक की? डाइपोल सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, मतलब बोल दो हिंदी में, द्विध्रुव केंद्र और प्रेक्षण बिंदु के मध्य की दूरी है ये आर, ठीक है ना? ये एक्सियल के केस में होता है। अब क्या पढ़ेंगे? इक्वेटोरियल मतलब निरक्षीय के लिए। ओहो, निरक्षीय के लिए पढ़ेंगे आप। पूरा बैग लेके मत आया करो, जिसकी एक वो लेके आ जाते हैं आप। इधर आओ, बैठो। बहुत दिन बाद। मास्क है, मास्क पहनो। पहनो इसको। आपका भी मास्क पहना करो, आप मास्क पहना करो, आप भी पहनो। यहाँ पे लगा लो थोड़ा हल्का सा, लेकिन लगाए रखा है, ठीक है ना? अब इक्वेटोरियल पे बात करेंगे। अब इक्वेटोरियल को क्या बोलते हैं? निरक्षीय रेखा। तुम लोगों ने वीडियो भी नहीं देखे मेरे लॉकडाउन के अंदर, पता नहीं क्या कर रहे हैं तुम लोग। हाँ, निरक्षीय वाला कर लिया क्या आपने? इक्वेटोरियल वाला समझ में आ गया था ये? थैंक यू। आपको, आपको भी आ गया क्या? निरक्षीय वाला आता है क्यों? kp/r³ आएगा इसके अंदर, लास्ट में kp/r³ आएगा। और आपको याद है क्या आपको डेरिवेशन? फिर करवाओ नहीं ये, फिर आगे चले अपना आगे बढ़े, समझाना तो पड़ेगा ही, ठीक है? थोड़ी नहीं लिखवाना, समझा देंगे आपको, ठीक है ना? आपको तो आता ही है, और आपको तो वैसे ही आता है, ठीक है? तो देखो सबसे पहले क्या बनाओगे? द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओगे, द्विध्रुव बनाओगे, वैद्युत द्विध्रुव है, क्या बोलते हैं इसको? वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक? तो पहले वो बनाएंगे, इंग्लिश के बड़ी अजीब से, हिंदी के वर्ड। पहले तो देखो द्विध्रुव बनाओ, -Q और ये +Q बना दिया क्या? अभी देखो बना नहीं है पूरा। ये कौन सी लाइन होती है? लाइन ज्वाइनिंग। इस लाइन ज्वाइनिंग को क्या बोलते हैं? एक्सियल लाइन बोलते हैं ना, अक्षीय रेखा। इन दोनों का सेंटर पॉइंट यहाँ पे होगा, किससे लिखते हो? ओ से। दोनों के बीच की डिस्टेंस को किससे लिखते हो? अरे 2L से। आर का जमाना गया इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर, याद रखना। 2L इज द वेरी 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 स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी सी डिस्टेंस है, ठीक है ना? 2L से लिखते हैं फिजिक्स में इसको। ये सेंटर पॉइंट है ना इसका। अब ये कितनी होगी डिस्टेंस बता दो? L। और ये L, कोई दिक्कत? लो, अब देखो कहां पे निकालना है? निरक्षीय रेखा पे। और मैंने निरक्षीय रेखा की परिभाषा लिखवाई थी आपको, क्या लिखा? लंबवत। इलेक्ट्रिक डाइपोल सेंटर के लंबवत पास होने वाली लाइन क्या कहलाती है? इक्वेटोरियल लाइन कहलाती है, ठीक है ना? नहीं बोलते हैं इसको। द्विध्रुव केंद्र के लंबवत गुजरने वाली रेखा, द्विध्रुव केंद्र के लंबवत गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? निरक्षीय रेखा। यहीं पे निकालना अपन को, तो बनाना ये पड़ेगा। लो, बना दिया, इस पॉइंट पे निकालना है।
अब जिस पॉइंट पर तुम निकालते हो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एम पी क्यू जो भी तुम्हें नाम देना हो दे सकते हो आप, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब इस डिस्टेंस को कितना मान लोगे आप, देखो वीडियो में जब मैं वीडियो करा था ना इसका, तब मैंने इसका x माना था, आप जाओ तो इसको r भी मान सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो तो आपकी आपके हाथ में है, तो यार x मानो y मानो z मानो, ठीक है ना, तो इसको हम r ही मान लेते हैं एक बार, क्योंकि उसमें भी अपन ने r ही माना था, यहाँ भी हम क्या मान लेते हैं, r ही मान लेते हैं, लो r मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता करनी है, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये भी बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी बनाएगा, दोनों बनाते हैं ना। और ये बात किसने बताई थी बताओ, एक चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ये बात किसने कही थी, माइकल फेराडे ने, ठीक है ना। ये भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। अब ये कितने बनाएगा और ये कितने बनाएगा वो देख लेंगे अभी, ठीक है। तो देखो ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, दिख रहा है वो तो, लेकिन इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस तरफ बनेगी, इससे दूर बनेगी या इसकी ओर बनेगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, आवेश से दूर बनेगी, याद है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण धर्म पढ़े थे ना। तो इसके लिए जो क्या बोलते हैं यार, विद्युत क्षेत्र बनेगा वो किस तरफ बनेगा, ऊपर की ओर बन जाएगा, इससे दूर, इधर इधर, ठीक। और वो कितनी मान लोगे आप, अरे इवन, इवन मान लो ना, ठीक। इससे दूर क्यों बनाए, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू है, तो इसके लिए क्या करोगे, अंदर की ओर बन जाएगी, ठीक है। ये लो, ये आपने बना दी E2, बोलो कोई दिक्कत। अब एक E1 ऐसे है, एक E2 ऐसे है, तो इनका जो परिणामी होगा वो कहां से निकलेगा, नेट किधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इधर आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, याद है ना, लो ये ई नेट हो गया, बोलो कोई दिक्कत। इन दोनों का जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा वो इन दोनों के सेंटर से पास करेगा, सेंटर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि E1 E2 का मान सेम आने वाला है, सेम आएगा देखना, इसलिए ई नेट क्या होगा, इन दोनों के सेंटर से पास करेगा, कोई दिक्कत, इंग्लिश बोला कोई दिक्कत थोड़ी आपको, ठीक है। अब देखो ये दूरी कितनी है, x मान लो इसको कुछ देर के लिए, ये दूरी भी कितनी होगी, x होगी। अब ये दूरी x x क्यों मानी मैंने, क्यों ये दूरी और ये दूरी सेम सेम क्यों हो रही है, नहीं नहीं, हाँ E1 E2 दोनों सेम है, ये भी एक रीजन है, इसके और बड़े रीजन क्या है इसका, ये E1 और ये E2 ये दोनों सेम है, दूरी सेम है, मैं पूछ रहा हूँ दूरी सेम क्यों है, क्योंकि देखो याद रखना, इन दोनों का सेंटर पॉइंट ये तो है, इन दोनों के सेंटर पॉइंट से ये लाइन जा रही है, हुँ? अब ये लाइन जा रही है ना, तो इसका मतलब जब आप यहाँ से एक लाइन बनाओगे और एक यहाँ से लाइन बनाओगे तो वो आपको इक्वल मिलेगी। अगर आप इसको छोटा कर दोगे ना, इस वाली लाइन को यहाँ पे कर दिया आपने, तो ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन यहाँ पे आ जाएगी, तब भी वो क्या आएगी, बराबर ही आएगी, याद रखना इस चीज को, ठीक है ना। अगर दोनों के सेंटर से ये लाइन पास करती है तो ये और ये लाइन आपको हमेशा क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, इन दोनों की लंबाई क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी, ठीक, याद कर लो इसको। तो इसको भी x मान लिया, इसको भी x मान लिया, बोलो कोई दिक्कत। E1 ऊपर की ओर जाएगा क्योंकि प्लस क्यू चार्ज है, E2 नीचे की ओर आएगा क्योंकि माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है ना। धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होती है, जबकि ऋणात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होती है, याद कर लो इसको, ठीक है। अब वही वाली कहानी, अगर दूरी सेम है तो एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। एंगल कौन से, ये वाले, देखो ये वाले एंगल, ये एंगल, अगर तुम इसको थीटा मानते हो तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, याद कर लो इसको। अब देखो देखो जेड शेप बन रही, देखो जेड, देख पा रहे हो, जेड एकांतर कोण बोलते हैं इसको, और वैसे इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा, ये दोनों चीज याद कर लो, एक जेड ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जेड जेड वाली
जेड वाली तरीके होते हैं। तो देखो ये जेड से बन रही ना, तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा। अब देखो इसको देखो थोड़ा सा आगे बढ़ाओ एक बार, तो आगे बढ़ाया। अब देखो यहाँ पे भी देखो जेड से बन रही है, देखो तो अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा होगा, ठीक है। अब इस थीटा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा, ऐसे आता है, ठीक है। पहले देखो क्या किया तुम लोगों ने, जेड शेप बनाई, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब इस थीटा के सामने वाला एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। याद रखना विपरीत कोण एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं, याद रखना। ये इसके विपरीत कोण कौन सा होगा ये वाला, ये भी क्या हो गया थीटा हो गया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं, बस आपको E1 E2 के क्या करने हैं घटक बनाने हैं, कंपोनेंट तैयार करने हैं आपको। कंपोनेंट कितने प्रकार के होते हैं दो, कौन कौन से, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। क्षैतिज घटक तो थीटा की तरफ आता है और ऊर्ध्वाधर घटक थीटा से दूर जाता है, पता ना आपको। तो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा थीटा की तरफ और वर्टिकल कंपोनेंट जाएगा थीटा से दूर। तो देखो E1 के बनाना पहले कंपोनेंट कितने होंगे। अब इसका कोस किधर आएगा इधर, इस थीटा की तरफ आएगा, तो बना लो। लो E1 कोस थीटा, बोलो कोई दिक्कत। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट इसके इससे दूर जाएगा ऊपर की ओर, ठीक। वो कितना होगा E1 साइन थीटा, बोलो कोई दिक्कत। अब इसकी बात कर लो E2 की, तो वो थीटा रहा, तो थीटा से थीटा के पास कितना आएगा E2 कोस थीटा, और इस थीटा से दूर इधर वो कितना आएगा E2 साइन थीटा। तो ये बात तो कन्फर्म है ना कि यार जो ई नेट था वो इसी तरफ था और E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा भी इसी तरफ है। इसका मतलब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे ई नेट बनाएंगे। क्या ये दोनों मिलके ई नेट बना रहे हैं क्या, सवाल ही नहीं है। क्योंकि देखो ये ऊपर है तो ये नीचे है, दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये कट जाएंगे एक दूसरे से, कैंसिल हो जाएंगे। अब कैंसिल तभी हो सकते हैं जब E1 की वैल्यू E2 के इक्वल हो। भाई थीटा तो सेम है तो साइन थीटा भी क्या होगा सेम। अब देखना है कि यार E1 की वैल्यू E2 के इक्वल है क्या, चेक कर लो ना, आपके पास फॉर्मूला भी तो है E बराबर KQ/R²। इसे चेक कर लो कि क्या E1 E2 की वैल्यू सेम है या नहीं है, या फिर हमें बेवकूफ बना रहे हो। चेक कर लो यहाँ से E बराबर KQ/R² से। अब ये E कब सेम हो सकता बताओ, जब K सेम हो, Q सेम हो, R सेम हो, तभी E सेम हो सकता है। देखो E तीन बात पे डिपेंड कर रहा है, K पे, Q पे, R पे। ये तीनों सेम हो गए तभी E सेम होगा। ये E इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। क्या K सेम है, K Q सेम है, क्योंकि पूरा सिस्टम कहाँ पे है एयर में। ऐसा थोड़ी कि इसको तो मैं पानी में रखूंगा इसको मैं हवा में रखूंगा, ऐसा कभी थोड़ी करोगे, ऐसा नहीं होगा। अगर इसको पानी में रखोगे तो उसको भी पानी में रखना पड़ेगा। ये पूरा सिस्टम पानी के अंदर होना चाहिए, या फिर पूरा सिस्टम निर्वात में होना चाहिए, या पूरा सिस्टम कांच में होना चाहिए, कहीं पर भी मान लो इसको ग्लास में होना चाहिए। अभी तुम लोग किस में मान के चल रहे हो इसको, निर्वात में। पानी बहुत सोचता है तेरे को, पानी पानी पानी, निर्वात में चलो इसको, वैक्यूम एयर में मान के चलो इसको, ठीक है ना। तो ये वैक्यूम में है तो वैक्यूम के लिए क्या हो गया कांस्टेंट, दोनों के लिए सेम, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल क्यू देखो क्या सेम है, कैपिटल क्यू क्या होता है आवेश का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। क्या दोनों का सेम है क्या, भाई सेम ही तो है। अरे ये भी क्यू है, ये वो भी क्यू है, नेचर का फर्क है, वो प्लस का ये माइनस का। भाई प्लस 5 कूलम माइनस 5 कूलम, बात तो एक ही है, प्लस माइनस का फर्क है। 5 कूलम को देखो फिर प्लस माइनस को हट दो, 5 कूलम को देखो, 5 कूलम क्या है आवेश का परिमाण, सेम तो हो गया ना। तो इसका मतलब क्यू भी सेम। आर डिस्टेंस, अब ये मत देखना डिस्टेंस आपने ये मानी है, इस एम पॉइंट से लेकर इस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी मानी है एक्स, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस भी कितनी मानी है एक्स। तो एक्स भी क्या हो गया डिस्टेंस भी सेम, मतलब के भी सेम, क्यू भी सेम, आर भी सेम, तो ई भी क्या आएगा। इसका मतलब E1 की वैल्यू E2 के क्या आने वाली है इक्वल आने वाली है, समझ आ गया ना। तो ये तुमको ये याद रखना पड़ता है। अब इसको हम लास्ट में लिख देंगे भाई E1 E2 की वैल्यू सेम है, ये लिख देंगे आप, रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कि रीजन
रीजन भी लिखो तो रीजन भी लिख सकते हो कि आवेश का परिमाण सेम है, दूरी सेम है, निर्वात में रखे हुए हैं, ये लिख सकते हो। ठीक है ना। तो यहाँ पर अब क्या निकालोगे आप, E1 निकाल लो। क्या निकाल लो, E1। अब E1 कौन बना रहा है बताओ, प्लस क्यों, और E2 कौन बना रहा है, माइनस क्यों। तो E1 कैसे निकालोगे, E1 इज इक्वल टू, इसी फॉर्मूले को फॉलो करो, K की जगह तो K लिख दिया, कैपिटल Q की जगह क्या लिख दोगे, स्मॉल q, और R स्क्वायर की जगह क्या लिख दोगे, x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। ये किसने बनाई, प्लस क्यू चार्ज है, तो लिखोगे आप ऊपर क्या लिखोगे, प्लस क्यू आवेश के कारण प्रेक्षण बिंदु M पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट M, E1 इज इक्वल टू KQ अपॉन एक्स स्क्वायर। ये लिखना है, बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, IIT का नहीं दे रहे हो, तो ये चीजें आपको लिखनी पड़ती है। अब E2 निकाल लो, E2 क्या होगा बताओ, यही होगा के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। सर ये तो माइनस क्यू लगाया नहीं आपने, अरे भाई आपको कितनी बार कह दिया, माइनस क्यू नहीं लगाना है। E1 E2 के फॉर्मूले में कभी माइनस नहीं आएगा, जैसे फोर्स के फॉर्मूले में माइनस लगाया था क्या आपने, गुलाम के नियम में लगाया था क्या आपने, F बराबर के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखते थे आप, वहां पे Q1 को नेगेटिव Q2 को नेगेटिव नहीं लिखते थे आप, Q1 भले ही नेगेटिव हो लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव लिखते थे उसको। वो माइनस प्लस तो डायरेक्शन का फर्क करता है, डायरेक्शन को बताते हैं वो, याद रखो इसको। अब ये जैसे प्लस क्यू है, आपने इधर इधर पहुंचा दी E1, ये माइनस था तो E2 इधर पहुंचा दी। वो किससे देखा आपने, प्लस माइनस से देखा, इससे थोड़ी देखा क्यों, ये भी क्यों है इसलिए मैं इधर गया, ये प्लस माइनस का फर्क है, इसलिए आपने E1 इधर किया और E2 इधर किया, प्लस माइनस ये बताएगा केवल। बाकी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, केवल परिमाण, चिन्ह सहित नहीं लिखना है इसको, ठीक है ना। तो E1 E2 की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। अब आप लिख सकते हो कि E1 की वैल्यू किसके बराबर है, E2 के, वो कितनी मान ली, E मान ली, वो किसके बराबर है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बस खत्म हो गया, अभी करिए स्टार्ट इसको। E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ पे, क्या मैं E1 की जगह ये लिख सकता हूँ क्या, E साइन थीटा, और E2 की जगह E साइन थीटा लिख सकते हैं ना भाई। E1 E2 की वैल्यू क्या मान लिया आपने, E, तो E साइन थीटा, E साइन थीटा। अब देखो इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या आ गई, अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, परिमाण समान है। 10 न्यूटन का ऊपर लग रहा है, 10 न्यूटन का नीचे लग रहा है, तो कुल बल कितना हो गया, 0। तो वैसे यहाँ पर देखो E साइन थीटा ऊपर भी है, E साइन थीटा नीचे भी है, तो कुल परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये वाले कंपोनेंट, ये वाले घटक परिणामी विद्युत क्षेत्र नहीं बनाएंगे, इनकी वजह से जो परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये तो बनाने वाले नहीं है। अब कौन बचे, 36 घटक बच गए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बच गए, कौन कौन से है, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। ये देखो सेम डायरेक्शन में है, और इनका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा। भाई इसको लिख सकते हो ना आप E cos थीटा, इसको भी क्या लिख सकते हो, E cos थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब मैं आपको बोलूं कि आपने एक बॉडी के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया x डायरेक्शन में, और फिर दूसरे व्यक्ति ने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में, तो कितना फोर्स लगा, टोटल 30 लग गया ना, जोड़ दिया आपने। तो वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा आपको, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए आप इन दोनों को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, ऐड कर दोगे। तो यहां पर देखो आपको थ्योरी क्या लिखनी पड़ेगी, थ्योरी लिखनी पड़ेगी कि परीक्षण बिंदु M पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए E1 तथा E2 के क्रमशः क्षैतिज घटक व ऊर्ध्वाधर घटक बनाए जाते हैं। ऊर्ध्वाधर घटक दिशा में विपरीत लेकिन परिमाण में समान होने के कारण एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं, जबकि क्षैतिज घटक समान दिशा व समान परिमाण में होने के कारण जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर घटक के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 प्राप्त होता है, जबकि यहाँ पर 0 प्राप्त नहीं होता, यहाँ कुछ और आएगा, वो कितना आएगा वही तो चेक करना अपन को, ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये चीजें आपको लिखनी पड़ती है, एग्जाम में नंबर मिलते हैं, आना चाहिए, ठीक है। अब इन दोनों को क्या कर दूं मैं, जोड़ दूं बस, ये तो कैंसिल हो गए, जोड़ दो। तो ई नेट जो बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, वो कितना बन जाएगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 का मान सेम है,
वो कितना माना तुम लोगों ने, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, कितना हो गया 2 ई कोस थीटा। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा 2 ई की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन, अरे एक्स स्क्वायर है। अच्छा हाँ सही है सही है सही है सही है सही है। हाँ फिर कोस थीटा, ठीक है ना, ये ई नेट आ गया आपका। लो फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला नहीं है, अभी इसमें और काम करना पड़ेगा। बस आप कुछ नहीं, टाइम पास करना है, कुछ भी नहीं है, फिजिक्स पूरी हो गई, अब मैथ का यूज करना है आपको, ठीक है ना। अब क्या है, मतलब देखो दो है ये, चलो है, के भी काम आएगा, क्यू भी काम आएगा। अब देखो जो आपने चीज खुद अपनी तरफ से मानी है उसको हटाना पड़ेगा आपको। जो चीज हम खुद मानते हैं ना डेरिवेशन के अंदर, उसको हटाना पड़ता है लास्ट के अंदर। वो मानते से ताकि काम चलता रहे आगे जाके, फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है उसके साथ, धोखा, बाइक काट करना पड़ता है उसको। तो इसमें हम क्या करना पड़ेगा, इसको बाइक काट करना पड़ेगा। अब क्या क्या चीजें आपने मानी थी, एंगल माना था ना आपने, थीटा, तो कोस थीटा को हटाना पड़ेगा। क्या आपने ये और ये डिस्टेंस भी मानी थी ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर भी हटाना पड़ेगा। तो कोस थीटा और एक्स स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा डस्टर से, ठीक है ना। करें साफ, ठीक है। अब कोस थीटा कहाँ से हटाओगे, ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल मिल रहा है आपको कुछ, देखो एक ये ट्राइंगल भी है, एक ये ट्राइंगल भी है। अब वो तुम्हारी हेडेक है, तुम कौन सा ट्राइंगल काम में लेना चाहते हो, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल सेम है, समरूप है, ठीक है ना। कौन सा ले, ये क्या, अब तो वो लूंगा मैं, तेरे अपोजिट चलूंगा हमेशा, कोरोना तेरी वजह से आया है। करें स्टार्ट, चलो ट्राइंगल कौन सा है, ये रहा एम ओ। अब इसको नाम दे दो कुछ, ए दे दो इसको, इसको बी नाम दे दो, देने में क्या जाता है, ठीक है ना। तो एम ओ ए ये ट्राइंगल है, तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम बताओ, एम ओ ए। अरे कुछ भी बोल दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, होता है कैसा, ए बीच में आना चाहिए क्या, वैसे तो ये मैथ नहीं है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। एम ए ओ, ठीक है ना। तो बताओ कोस थीटा निकाल सकते हो क्या यहाँ से, कोस थीटा कितना होगा, लाल बटा काका पढ़ा ना। और आपके इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, माइन, इसको क्या बोलते हैं, हाँ तो वो पूछा, बताओ क्या बोलते हैं उसको, पी बी एच 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 बी, देखो सेम ही है। अब देखो ये साइन ये कोस, ये साइन ये कोस, कोस का मतलब क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और इसमें क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। तो देखो इसमें बेस कितना, आधार कितना, ये रहा बेस, कितना बेस एल, तो एल लिख दिया, ठीक। फिर कर्ण मतलब हाइपोटेनियस कितना है एक्स, है ना, लो वही, कोस थीटा हट गया। अब कोस थीटा की जगह इसको रिप्लेस कर देंगे अपन, अब इसको हटाना पड़ेगा, तो वो ट्रायंगल काम में ले लो वापस। अब यहां पर तुम कौन सी प्रमेय लगाओगे, पाइथागोरस, पा पाथ हो गया, पाई था गो रस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय मतलब पाइथागोरस थ्योरम, आता है ना वो, कौन सा था वो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और वैसे क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ये होता नहीं, लगा दो, बताओ हाइपोटेनियस कितना है इसका, ये रहा, तो x का स्क्वायर बराबर बताओ बेस l का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ये रहा r स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत, अब सब सारी चीजें हट गई, अब इसमें वैल्यू पुटअप कर दो वापस से, करें। ये दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ये एग्जाम में चांसेस है इनके आने के। अभी नहीं, ये 3 साल से क्वेश्चन आया नहीं है, अब आ सकता है ना, और आपके बाद तुम्हारा पेपर तो इजी बनेगा ना, क्या पता आ ही जाए। देखो भाई ई नेट इज इक्वल टू 2 के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये रहा
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और कोस थीटा ये रहा एल बाई एक्स। अब एक गलती वापस हो गई, एक्स वापस आ गया, एक्स तो चाहिए नहीं ना अपन को, एक्स तो माना आपने, वापस आ गया वहां पे, तो क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 2 k क्यू एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। हाँ तो आर स्क्वायर एक्स हटाना पड़ेगा क्योंकि आपने माना है ना इसको, तो भाई आपकी तो कॉपी में आर लिखा हुआ है तो आर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे, यहाँ से हटा दो ना, देखो यार यहाँ से देखो एक्स बराबर क्या लिख सकते हो, ऐसे अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसको शायद तुम ऐसे लिख सकते हो, एक्स बराबर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। रूट का मतलब 1/2 होता है, तो ये वैल्यू वहां पे पुटअप करनी पड़ेगी अपन को यहाँ पे। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक, अब कर लो यार, खत्म हो गया। तो 2 k क्यू एल अपॉन, देखो यहाँ पे 1 पावर, वहां पे 1/2 है, बेस सेम है तो घाते क्या होती है, जोड़ती है, आधार सेम है ना तो घाते जुड़ेगी, जोड़ दो। 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। तो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। लो ये फॉर्मूला आ गया आपका, ई नेट का फॉर्मूला आ गया। अब वही वाली कहानी कि आपके सिलेबस में इस फॉर्मूले की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, लेकिन कंपटीशन में चलता है ये फॉर्मूला, अभी आपके नहीं है। अब इसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब वो मानना पड़ेगा आपको कि यार यहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो एल के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना, क्योंकि 2l तो छोटा था, एल तो और भी छोटा हो गया। यहाँ पे एजम्पशन लेना पड़ेगा कि इफ जो एल की वैल्यू है वो बहुत कम है किससे, आर से। और आपकी क्या लिखा हुआ माइन, एल की वैल्यू लेस देन एक्स, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। करें स्टार्ट, तो क्या होगा, क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को लगभग क्या मान लोगे आप, आर स्क्वायर मान लोगे, बोलो कोई दिक्कत हो गया। अब यहाँ इसकी जगह यहाँ पे ये लिख दो तो देखो कितना आएगा, बस ई नेट ही निकल रहा था ये, ई नेट तो कब का ही आ गया, बस 18 वाला काम चल रहा है। करो 2 k क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर लिख दें यहाँ पे, पावर कितनी 3/2, 2 से 2 कैंसल, तो 2 k क्यू एल अपॉन आर क्यूब। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, k क्यू इंटू 2l अपॉन आर क्यूब, लिख सकते हैं ना। अब q इंटू 2l क्या होगा, p, तो k p बटा आर क्यूब, ये आपके पास में ई नेट का फॉर्मूला आ गया, के पी बटा आर क्यूब। अब उसमें का क्या आया था, 2 kp बटा आर क्यूब आया था, यहाँ पर क्या आया, kp बटा आर क्यूब आया, तो वो 2 है, ये ओनली 1 में आ गया, ये 1 kp बटा आर क्यूब है, वो 2 kp बटा आर क्यूब है। तो इसका मतलब अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुनी होती है, याद रखना इस बात को। ये नोट में लिखाना पड़ता है, क्या नोट में क्या लिख दोगे कि भाई जो ई अक्षीय है, जो ई अक्षीय है वो किसके बराबर होगा, 2e निरक्षीय। अब यहां पर वो 1 नंबर का क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर कि तुमको निरक्षीय पे दे दिया 10 न्यूटन पर कूलाम, तो बताओ अक्षीय पे कितनी है, तो कितनी हो जाएगी वो, 2 × 10 कितना हो गया, 20 न्यूटन पर कूलाम। यहां से एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना ये अक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से 2 गुनी होती है, ठीक है ना भाई। और इसमें इंग्लिश में कैसे लिख दोगे इसको, ई एक्सियल, यहाँ पे लिखना बेस में इसके, ई एक्सियल इज इक्वल टू 2e इक्वेटोरियल, ठीक है ना। ये वाली बात याद रखनी है आपको, बोलो इसमें कोई दिक्कत, या आपका डेरिवेशन पूरा हो चुका है, बोलो। ई नेट को इस तरफ क्यों लिया, क्योंकि यार ये और ये, इन दोनों का परिणाम में कुछ ना कुछ तो आएगा ना। अब जैसे ये है, जैसे एक बॉडी पे फोर्स तो ऐसे लगा रहा है, एक एक बंदा ऐसे खींच रहा है इसको और एक बंदा ऐसे खींच रहा है इसको,
ये F1 फोर्स लगा रहा है और ये F2 फोर्स लगा रहा है। बताओ बॉक्स किसके पास जाएगा, इसके पास कि इसके पास? और मैं कह रहा हूँ कि F1 की वैल्यू भी F है और F2 की वैल्यू भी F है। दोनों तरफ ही नहीं जाएगा। किधर जाएगा? बीच में जाएगा ना भाई। एक इधर बॉक्स पड़ा हुआ है, एक इधर से खींच रहा हूँ, एक इधर से खींच रहा है, तो वो बॉक्स ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा, वो बीच में आएगा। इसलिए बोलते हैं कि परिणामी हमेशा कहाँ से निकलता है? बीच में से निकलता है। वो भी वाली कहानी यहाँ पर ऐसा है। हाँ, उसका अगर फोर्स ज्यादा है इस वाले का, उसका फोर्स कम है, तो वो इधर तो आएगा लेकिन इधर थोड़ा सरकेगा, वो आगे तो गति करेगा, इधर आएगा तो थोड़ा। ठीक है ना? ये परिणामी होता है, इसलिए बीच में से निकाल देते हैं इसको। ठीक, बोलो कोई दिक्कत? ये याद करना केपी बटा आर क्यू। अब देखो इसमें एक चीज डिफरेंस क्या है उसमें और इसमें, फॉर्मूले में तो डिफरेंस आ गया। अब देखो इसका ई देखो इस तरफ है और इसका पी किस तरफ है? इस तरफ। भाई माइनस क्यू से प्लस क्यू किसकी डायरेक्शन होती है? द्विध्रुवाघूर्ण की होती है ना, पी की। इसका मतलब इसमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पी है और जो ई है उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। एक दूसरे के क्या है? अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे। क्या लिखोगे वेक्टर फॉर्म में? सदिश रूप में क्या लिख दोगे? ई नेट वेक्टर इज इक्वल टू के पी वेक्टर। पी पे लगा हुआ है ये, केवल के पे नहीं है, अपॉन। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि P और E नेट इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? माइनस आएगा। और तुम एक बात लिखोगे लास्ट में, क्या लिखोगे कि भाई जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा और जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। अब एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए, अक्षीय व निरक्षीय में दो अंतर लिखिए। एक तो ये हो गया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अक्षीय में, वो निरक्षीय की तुलना में क्या होती है? 2 गुनी होती है। एक तो डिफरेंस ये हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इसमें ई नेट और पी डायरेक्शन अपोजिट, जबकि उसमें डायरेक्शन सेम। दो अंतर हो गए, दो अंतर है इसके बेसिक बेसिक। डिफरेंस पूछता है एक्सियल में और इक्वेटोरियल में, तो पहला डिफरेंस क्या हो जाएगा कि भाई जो एक्सियल है उस पर जो ई नेट मिलेगा वो इक्वेटोरियल का ट्वाइस मिलेगा, 2 टाइम्स है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है कि भाई जो इक्वेटोरियल होता है उसमें ई नेट और पी इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, जबकि एक्सियल में क्या होता है? ई नेट और पी दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। इक्वेटोरियल से 2 गुना ज्यादा होती है एक्सियल की। एक्सियल की ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल कम होती है, बोल रहा हूँ। ठीक है ना? पढ़ाया मैंने। क्या बात हुई थी? अभी वो भी कर लिया गया आपने, भला गुण वाला भी कर लिया गया, टॉर्क टॉर्क वाला टॉपिक लास्ट है वो। ये इसमें वो टॉपिक का नाम ये था कि भाई एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। कर लिया गया। तो बराबर आता है पी ई साइन थीटा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये भी कर लिया गया आपने। बहुत बढ़िया, आपने मेरी वीडियो देखे थे इसका मतलब। हाँ, इसको बंद कर दो। ठीक है ना? इसको बंद करो।